मैं बधाई देता हूँ कि इस तरह के विषय पर गोष्ठी रखना अपने आप में स्वतः एक बड़ा काम है। इससे पहले कि मैं आज के विषय पर जाऊं, एक विषय को और रख देना चाहता हूं, क्योंकि वो सितार बज गया है, उसे थोड़ी घड़ी और देनी पड़ेगी। दक्षिण के मेरे कुछ ब्रदर्स मेरे बारे में ऐसा सोचते कि शायद मैं अंग्रेजी से कोई द्वेष ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि दुनिया की किसी भाषा से मेरा कोई द्वेष नहीं। बस फर्क इतना है कि लगायत भारतीय भाषा और दुनिया की सारी भाषा मेरी मौसी, मैं अपनों का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मौसी की खूबसूरती देख के अपनी माँ का अपमान भी नहीं सहना चाहता। बड़ी चोट लगती है जब आजकल कभी घरों में मैं जाता हूँ, किसी बच्चे से पूछ लो कि 78 बता, तो बड़े प्राउडली कहता मैं तो अंग्रेजी से पूछते हैं। अरे भाई क्यों? हिंदुस्तान में दिन भर हिंदी बोलते हो, 78 की समझ में आता है। ये दुर्भाग्य का और यहाँ माताएं बैठी हैं, ये उनके लिए लेसन है। मैं ये नहीं कहता, और उसको इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरी शिक्षा वो कॉन्वेंट में, मेरे पिताजी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में जेल चले। मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था, जब वो जेल से छूट के आए तो मैंने उनसे प्रश्न किया, आप ये बताइए, तो बड़ा हिपोक्रेसी बात हो, हमको आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और खुद अंग्रेजी हटाओ चले गए। दोनों ने कहा बेटे, मैंने इसलिए थोड़ा कहा कि अरे अंग्रेजी पढ़ के दुनिया को समझ सकते हो, लेकिन हिंदी अगर नहीं पढ़ोगे तो देश को नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं कहता हूँ सारी भारतीय भाषा मेरी मौसियाँ हैं। अंग्रेजी विलायत वाली मौसी है, तो सबका सम्मान। ये दोहरा भाषा। अब जो आज का विषय है संवैधानिक लोकतंत्र, अभी हमसे पूर्ववक्ता ने कहा कि ये तो रहा है। हाँ, प्रजातंत्र जब से समाज जीवन में प्राणी रहने लगा, समूह इंसान जब समूह में रहने लगा, तब से अपने आप प्रजातंत्र उत्पन्न हुआ। अगर आप रिकॉर्डिंग होल्ड कर सकते हैं और बड़ा नेचुरल, लेकिन बार बार हम कहते हैं कि संवैधानिक प्रजातंत्र, तो निश्चित तौर पे आपको कुतूहल होनी चाहिए कि असंवैधानिक प्रजातंत्र क्या है। किसी चीज को अच्छे से समझने के लिए उसका पक्ष और विपक्ष दोनों आवश्यक है। तो मैं दो उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि विषय बहुत, मैं टेक्स्ट पे नहीं जाना चाहता, छोटे छोटे उदाहरण से आपको स्पष्ट कर।
तो असंवैधानिक प्रजातंत्र क्या है? और लोगों को पता होनी चाहिए, होना भी चाहिए। आप रोज देखते हैं लेकिन उसे आइडेंटिफाई नहीं करते। ये लोकतंत्र है, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, ये आपका अधिकार है, आपको उठाना ही चाहिए। हो गया हो तो क्या है? अगर विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो करेगा बना इसीलिए उसे आप दूसरे देश में थोड़ा भैया हेलो विचारों में सहमति असहमति हो सकती है। हम शाकाहारी हो सकते हैं, आप मांसाहारी हो सकते हैं, मैं आस्तिक हो सकता हूँ, आप नास्तिक हो सकते हैं। तो क्या नास्तिकों को आप का अधिकार छीन लेंगे क्या? भाई साहब हेलो। मांसाहारियों का आप छीन लेंगे क्या? नहीं। आप लोग बैठ जाएं। लाइव हम दे रहे हैं, आप भी तो आ रहे हो, वो तो जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं मिस्टर? आप क्या खड़ा है बंदा। आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ खड़े हैं, आपकी कोई ड्यूटी है? एक जगह लगा दीजिए और कैमरा लोग सब इधर खड़े हो जाए, क्योंकि जब आते जाते हैं ना फिर विषय यहाँ से परिवर्तित हो जाता है कि जो मैं कह रहा था फिर वो लाइन छूट जाएगी तो फिर दिक्कत हो। हाँ बस हो गया। तो शायद मैं ये कह रहा था कि असंवैधानिक कैसे हो रही कर दिया आपने। अब ये आप थोड़ी कह सकते कि नहीं आप तो जाइए, आप मेरे से सहमत हैं। सहमति असहमति दोनों को मूल्यांकित करके एक स्पष्ट राह निकालना प्रजातंत्र का काम है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और नकारात्मक कहाँ हो जाएगी? जैसे मैंने कहा कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, बहुत अच्छी बात है, आपको अट्रैक्शन करना चाहिए। बच्चा भी रोता है तब दूध मिलता है, डिमांड करता है, कर सकते हैं, इट इज योर राइट। कहां तक और कितने हैं? अभी मैं देख रहा था न्यूज आइटम्स, सड़क जाम करके, चक्का जाम करके एक अक्यूज को छुड़ा ले जाते हैं और ये कहते हुए कि साहब ये गलत है, ये गलत है। तो उसमें कुछ राजनीतिक लोगों का हाथ पड़ गया, उसको उन्होंने निकाला उसको, और जाना पड़ा उस दरोगा को, लाइन हाजिर होना पड़ा, जिसने लाठियां उस पर चार्ज। प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का आपका पूरा अधिकार है। आपका अंग्रेजों का राज थोड़ा था, लेकिन उस राज में भी जो व्यवस्थाएं थी उनमें आपको नोटिस देना पड़ता कि मैं चक्का जाम करूंगा इस वक्त, अगर ये मेरी बात नहीं मानी गई, ताकि वो अपनी व्यवस्था कर ले कि जो और जनता उस सड़क पर चलने वाली है उसका विकल्प तैयार हो कि वो उधर से चले जाए। किसने आपको दे दिया कि अधिकार है? तो ये थोड़ा ना होगा कि आप सड़क पर खड़े होकर अनार्की पैदा कर दें। नहीं, आपको संवैधानिक ढंग से ही आना पड़ेगा। आपको एडमिनिस्ट्रेशन को बताना ही पड़ेगा कि भाई इतने बजे इतने तारीख को इतने आके हम सब ये करने जा रहे हैं, हमको बैठने की जगह दीजिए, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ये कोर्ट राइट। असंवैधानिक तब हो जाता है जब आप उसका वायलेशन करते हैं। और प्रजातंत्र का एक बड़ा उदाहरण संवैधानिक प्रजातंत्र का आपके थोड़ा सा अच्छी बात है। राजा राम के बारे में तो सब लोग ने पढ़ा होगा। राजा राम आपके आदर्श में
राम की बयार है, लेकिन राम कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? और किस राम? जब हम संवैधानिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं रामकाल से। चिंतन करिए, मनन करिए। राजा दशरथ ने ये तय कर लिया कि राजा राम का, राजकुमार राम का राज तिलक होगा। तो तय हो गया। That was passed by the parliament. राजा दशरथ के मंत्रिपरिषद से यह स्वीकृति हुई थी और ऋषि, कुल ऋषि, उनको आमंत्रित किया गया था कि आप इस समय, इस काल में आके कुंवर राम का राज तिलक करेंगे। क्या था? That was a government order. मेमोरेंडम ऑफ द, उनके मंत्रिपरिषद का ये मेमोरेंडम था, उसके आधार पर डेट फाइंड हो सकते, लेकिन एक षड्यंत्र चला। इसलिए मैं कहता हूं कि ये मानव अधिकार तब से है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा, और वायलेशन भी होता रहेगा और पालन भी होता रहेगा। जब वायलेशन ज्यादा होगा तब दुरुपयोग माना जाएगा, जब एग्जीक्यूशन ज्यादा होगा तो सदुपयोग माना जाएगा। तो राजा राम के समय क्या हुआ? राजा राम के समय सदुपयोग हुआ। ह्यूमन राइट्स कैसे? एक षड्यंत्र के तहत राजा दशरथ के प्रोमिसेस को और उनके शपथ को, वचनों को याद दिलाकर ये कहा गया कि अब आप उसको पूरा करें, और भरत का होगा राज तिलक। लेकिन मेमोरेंडम नहीं हुआ। That was not passed by the parliament. अभी कुछ हुए जो बिना पार्लियामेंट से पास हुए कुछ चीजें हुए हैं, विधि के जानकार हैं वो जानते हैं। इस मंच से मुझे उसको बोलने की संवैधानिक अनुमति नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे 3 चीजें पास हो गई बिना संविधान। बहुत जरूर है, लेकिन विदाउट एनी डिस्कशन। तो भारत वाला जो हिस्सा है वो पार्लियामेंट में नहीं गया था। राज्यसभा के अंदर बैठ के राजा दशरथ के मंत्रियों ने ऐसा तय नहीं किया। ये तो उन्होंने कह दिया, पत्नी को वचन दिया था, इस नाते कह दिया, ठीक है। लेकिन पराकाष्ठा देखिए ह्यूमन राइट्स या संवैधानिकता की। ये आप सारे सदन से मैं बहुत अनुरोध करूंगा, इस वाक्य को 2-4 लाइनों को बहुत ध्यान से सुनिए। संविधान की जो व्यवस्था थी, जिसके नाते आप राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह सकते, उन्होंने भीड़ तंत्र का विश्वास नहीं किया। जब भरत का ये आया कि भरत को तिलक होगा, पूरे अयोध्या नगरी का जन विरोध कर रहा था कि अब अभिषेक नहीं होगा, उनका तिलक नहीं होगा भरत का। It was protested by the entire Ayodhya.
पूरे अयोध्या के लोगों ने उसका विरोध किया था, घर में खाने नहीं देते थे। तो क्या उसे पुरुषोत्तम राम मान लेते? उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा ये भीड़ तंत्र का निर्णय है, ये संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक है। संवैधानिक तो वो है जो सदन से पास होके आया था, लेकिन मैं उस संविधान के दूसरे पहलू को, क्योंकि प्रोवाइसो आता है, अमेंडमेंट, तो इट वॉज नॉट, जबकि वो सदन से पास होके नहीं आया था, लेकिन एज ए वीटो राजा के वाक्य से आया था। और उस समय जो संविधान था वो लिखित नहीं था, राजा के हर वाक्य को कानून माना जाएगा, ये व्यवस्था अयोध्या की थी। इसलिए राजा राम ने कहा कि यह भीड़ तंत्र हो सकता है, लेकिन यह संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक तो वही है जो इस मुल्क का राजा कहेगा, अयोध्या का। तो राजा अयोध्या का तो वाक्य यही था कि नहीं, आपको वनवास जाना पड़ेगा, तो वनवास गए। तो इस पूरे प्रकरण को आप डिफरेंट ढंग से पढ़ के चिंतन और मनन करें तो आपको फर्क समझ में आने लगेगा कि संवैधानिक प्रजातंत्र क्या है और असंवैधानिक प्रजातंत्र क्या है। अब हम आते हैं ह्यूमन राइट्स में। ये ठीक है, तीसरी आंख, मानव अधिकार के कुछ चीजें हमें दिखती है। उस पर हम प्रोटेस्ट करते हैं, चैलेंज भी करते हैं, संगठन के लोग भी करते हैं, लेकिन जो चीज नहीं दिखती उनका क्या? तो फिर वहां संविधान को ही मैं कोट करता हूं। अगर आप लोग ऊब रहे होंगे तो कोई भी एक उंगली उठाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि ये सब विषय लोगों को कम अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी रिदम में आते हैं तो कहना पड़ता है। और अच्छी लोग सुन रहे हैं और अच्छे मन से सुन रहे हैं, अच्छे लोग सुन रहे हैं, इसलिए मुझे भी लग रहा है कि मुझे कहना चाहिए इस विषय। हमारी संविधान की परिभाषाएं जो दी गई, अक्सर हम उन परिभाषाओं के विपरीत काम करते हैं, ये फर्क है। अभी हम अमेरिका को कोट करते, फिर वहां अमेरिका में अभी जब से इराक ईरान का उसका इजराइल का झगड़ा हुआ, उसके बाद से वहां के राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ बहुत विरोध है अमेरिका के, लेकिन आप कहीं सुन नहीं रहे हो कि किसी अमेरिकन को छोड़ के जाना है। मेरा विषय आपको समझ में आया। तो हम संविधान की परिभाषाओं के विपरीत काम करते हैं। कैसे? जिसे संविधान के अंदर वेल डिफाइंड, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जहाँ बहुत से लोग, मुझे माफी के साथ, बहुत से लोग को लग सकती है, लेकिन लगने की बात नहीं, यथार्थ को सुनना और समझना चाहिए। संविधान के अंदर जो लोग पूर्ण रूप से परिभाषित हैं कि आप सरकारी नौकर हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं? आज हम क्या करते हैं? लेखपाल साहब वेल डिफाइंड सर्वेंट है। संविधान के परिभाषा में वो सरकारी नौकर ही है,
नौकर शब्द में हुआ, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन हम उसे क्या कह रहे हैं, लेखपाल साहब। ऐसे ही हम आ जाते हैं डीएम साहब, ऐसे ही आ जाते हैं कमिश्नर साहब, एसपी साहब, फलाने साहब, ठिकाने साहब। नहीं, आप साहब नहीं हैं, आप भारतीय प्रशासनिक सेवक हैं, आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा से चुने हुए हैं, आप सेवक हैं। संविधान के 311 के परिधि में आप सिर्फ सेवक की परिभाषा में आते हैं, लेकिन वो साहब। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, जो संविधान के तहत और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत परिभाषित किया गया है कि आप जनवाणी हैं। आप जनता की आवाज हैं। यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन हम उनको क्या परिभाषित करते हैं या हम उन्हें क्या मानते हैं? He claims himself that I am a servant. अपने आप को कहता मैं नौकर। कहाँ नौकर? आपको अपनी आवाज को सदन में उठाना चाहिए, तो सदन तो आप जाते नहीं, सदन चलता नहीं। चल रहा है क्या? चलता है क्या? तो परिभाषा के विपरीत काम करते हैं। और जो इस देश का राजा डिफाइन है, आपको आप ये दो लोग कुछ ज्यादा अच्छी वार्ता कर रहे हैं क्या? आप लोग कुछ ज्यादा अच्छी वार्ता कर रहे हैं क्या? मैंने पहले ही कहा आप हाथ उठा दीजिएगा, मैं बंद कर दूँ। लेकिन अगर जितनी समय मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल मतलब मेरे इससे बाहर हो जाती है, लेकिन मैं बोलूँ और कोई सुने ना, क्योंकि आपने बुलाया, मैंने आपको नहीं बुलाया कि आप आइए मेरी बात सुनिए। वो है जनता। राजा कौन है? जनता। We of the people, by the people and for the people। ये संविधान के तहत। लेकिन हम संविधान से इतर हट के सारी चीजें करते हैं और हम फिर डिमांड भी करते हैं, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांग पूरी हो। कैसे होगा? नहीं हो सकता, आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो वायलेशन की बात है, जो दिख रहा है वो तो दिखता है, पुलिस, दरोगा, अफसर, वो क्यों नहीं दिखता जो घर में होता है? घर में आप अपने बेटे के साथ, आप अपनी बेटी के साथ, आप अपने बहू के साथ, आप अपने दामाद के साथ, सबके साथ करते। एक 3 इडियट आई थी पिक्चर, देखा होगा। प्रोफेसर साहब अड़ पड़ गए कि मुझे अपने लड़के को इंजीनियर बनाना है, तो सुसाइड कर दिया। वायलेशन हुआ ना। बहू आई, तुम्हारे यहाँ करेले की सब्जी ऐसे नहीं बनती, हमारे यहाँ तो ऐसे बनती, ऐसे बनाओ। अरे भैया क्या है? ये भी वायलेशन। घर में डोमेस्टिक वायलेंस, उससे आगे आजकल अनुभव में होता है या कुछ अधूरता भी है। 376 के एलिगेशन गलत और सही दोनों तरह से लगे। डाउरी एक्ट में सही भी मुकदमे हो रहे हैं, गलत भी हो रहे हैं, वायलेशन भी हो रहा है।
मैंने एक बच्चे को बुलाया नीचे मेडिटेशन कर रहे, उसको रोना देख के उसकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे फिर से कुछ सोचना पड़ेगा। और जब मैंने उस मेडिटेशन की मध्यस्थता की और बहुत ज़्यादा के बाद मुझे पता चला कि उस बच्ची ने सिर्फ एक चिड़वश 376 का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज किया। कहाँ से लाएंगे हम साक्ष्य? किसकी लाएंगे साक्ष्य? कैसे लाएंगे? तो हम प्रतिदिन अपने माँ बाप के साथ, जो माँ बाप आपको पढ़ाता है, आप IAS हो जाते हैं, बड़े अफसर हो जाते हैं, पीछे गांव मुड़ के नहीं गए, क्या उनके वायलेशंस नहीं है? बाप पुत्र, आप अपने पुत्र धर्म का पालन करेंगे तब तो बाप को मिलेगा। तो ये वाइसी वैसा है, चीजें बदलती रहेगी। हम पत्नी धर्म का पालन हो ये तो चाहते हैं, और पति धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं। कैसे? तो इन सारी चीजों का एक समावेश हो। विषय बहुत लंबा है, लेकिन अंत में कुछ वाक्यों का, कुछ सवाल जो खड़े हुए उनके जवाब देने आवश्यक है। मैं नहीं जानता, मैंने भी देखा है कुछ नागरिक हथकड़ी में बांध कर लाए गए। ह्यूमन राइट के कितने लोगों ने उसको प्रोटेस्ट किया? अगर प्रोटेस्ट भी किया तो जिनकी जिम्मेदारी थी इस मैटर पर कुछ करने की, उन्होंने कुछ किया या नहीं किया ये भी दिखता है आप लोगों को। कभी इसका मूल्यांकन करते हैं? तो एक साहब से मैं चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा चोर थे, चोर की तरह गए थे, चोर की तरह चले आए। क्या ये सेंटेंस सही मैं कह सकता हूँ कि ये सही है? था तो नागरिक आपका, न भी नागरिक इंसान। किस बात की सजा थी उसको हथकड़ी मार के? हार्डिंग क्रिमिनल था वो, बच्चे टेररिस्ट थे, उनके साथ ये बदसलूकी क्यों हुई? और अगर उस पे हिंदुस्तान की आवाम सुस्त बैठी, हम क्या कर सकते? दूसरा प्रश्न उठा था, न्यायालय जिम्मेदार है। हम से कहता हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। हो सकता है कि हमसे त्रुटियां हो रही, हमसे गलती हो रही हो, लेकिन कम से कम संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हैं वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठे ही लिखे, और उसके अलावा रात के 8 साढ़े 8 बजे घर जाते, सुबह 9 बजे निकलते हैं। उससे आगे मैं बात कर रहा हूँ। आप तो विधि के जानकार हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर संवैधानिक पद 50% वैकेंसी खाली पड़ी है। कहाँ से लाएंगे? क्यों है? फिर हम करें क्या? राज्यों के सीमा के विवाद आप सुलझा नहीं पाते, तो सुलझाना चाहिए। पानी का विवाद सुलझा नहीं पाते, गवर्नर का क्या रोल है वो भी नहीं तय करता। विधानसभा के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना वो भी नहीं हो पाता। मंदिर भी तय हम ही करेंगे, मस्जिद भी हम तय करेंगे, सड़क का इंक्रोचमेंट भी हम हटवाएंगे, खेत का कब्जा भी हम दिलवाएंगे। क्या क्या करेंगे? न्यायालय से आप क्या चाहते हैं? अब तो और हो गया,
इलेक्शन कमीशन का भी रोज आता रहा, ये आ गया, वो आ गया, वहां आ गया, यहाँ आ गया, वहां आ गया। अरे भाई, एक अदालत में बैठे हुए जज को 300 मिनट ही मिलता है, और कहने वाला सब कहता है मेरी राइट है, मुझे सुनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो ये होगा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग को आप कर्टेल कर रहे हैं, सुनने का अधिकार को आप वंचित रख रहे हैं। क्या क्या करेंगे? आप लोग को नहीं लगता कि मुझे जो लगता है वो मैं शेयर कर रहा हूं। शायद हर व्यक्ति अपना बोझा दूसरे के कंधे पर धकेल रह रहा। आप लोग बच्चे लोग खेलते होंगे पासिंग द बॉल, बॉल उछलती रहती थी, तो ऐसे हम लोग उसको पास कर रहे हैं, हम उसको ओन नहीं कर रहे हैं कि हमें ये करना है। ये बिल्कुल सही। हाँ, हम लोग की जिम्मेदारी पे इसको निर्वाह कर रहे हैं। हो सकता है गलतियां भी होती, कम भी है, ज्यादा भी, डर तो रहे, लेकिन आगे क्या करेंगे भाई? इन्वेस्टिगेशन करके तो पुलिस लेके आएगी, साक्ष्य बटोर के लाना तो पुलिस का काम है कि वो भी न्यायमूर्ति जी लेके आएंगे। जैसी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसी आधार पर हम न्यायमूर्तियों का निर्णय हो सकता है। हमारे पास कोई भगवान शंकर की तरह तीसरी नेत्र नहीं है कि हम खोल के देख रहे हैं, अच्छा तुमने गड़बड़ किया। भाई सिस्टम है, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट फाइल होगी, उसके कानूनी जो दांव पेच है उनको भी देखेंगे, उसका भी लाभ हानि है। लेकिन बहुतायत निर्णय इस नाते से प्रभावित होते हैं कि जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं हो पाता। ये फॉल्टी फेयर तो मैं नहीं कहूँगा, आई एम नॉट चार्जिंग, मैं नकारात्मक सोच के साथ कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आप जैसा साक्ष्य लाए उसी पर तो हम करेंगे। साक्ष्य कैसे प्रभावित होता उसमें भी मैं नहीं जानना चाहता, क्योंकि उसमें भी, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं तो सब कुछ खाली हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को या एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम नहीं करते। पुलिस के पास भी वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर, ट्रैफिक से लेकर, और कोई डूब जाए, कहीं आग लग जाए, उसको बचाने तक का काम भी उसी के पास है। इनका बाइफर्केशन होना चाहिए। कुछ पुलिस के लोग ये काम देखेंगे, कुछ लोग ये काम देखेंगे, कुछ लोग खाली इन्वेस्टिगेट, तभी तो रिजल्ट आएगा। नहीं तो जब हम फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन होगा, त्रुटिपूर्ण, उसका सही शब्द है त्रुटिपूर्ण, अगर उसमें त्रुटियां हैं तो संविधान के और कानून के अधिकार में हमको देखते हुए, उसका अवलोकन करते हुए, विचरण करते हुए हो रहे। हो सकता है कि हमारे जो विचरण में है उसमें कहीं कोई त्रुटि हो जाए, छूट जाए, होता है, हम भी इंसान, हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि आई एम देयर, लेकिन यहाँ रह के इतना तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर एक अदालत है। अगर मेरा कोई चीज़ कहीं है तो उसकी समीक्षा ऊपर, तो मेरा कुल कहने का मतलब ये था, अगर इसको मैं समाप्त करूँ तो इस तरह से करूँगा कि मानव अधिकार बच्चा जब पैदा होता है, जहाँ से शुरू किया डॉक्टर साहब ने, जब से पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता, मर भी जाने के बाद उसकी अंत्येष्टि नहीं होती, अंत्येष्टि के बाद
जो लोग हैं घरों पाठ के अनुसार उसकी जगह भी होनी चाहिए, वासी भी होने चाहिए। मुस्लिम घर में भी होता है, चालीसा होता है, फिर वासी के स्तर पर भी होते हैं, वो भी डिमांडेबल है, वो भी उसके अधिकार हैं, मरणोपरांत भी उसके अधिकार हैं। उन सारे अधिकारों को भी सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार की कह के मैं अपनी जिम्मेदारी से हटना नहीं चाहता, लेकिन एक सब समाज में मानव अधिकार का उल्लंघन न हो, इसकी चिंता समाज के प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। पहले सुनता था मैं कि पक्षियों के और चींटी के भी अधिकार सुनिश्चित किए जाते थे। हमारे पिताजी लोग कहते थे चींटी को आटा चुराना है, कहते थे भाई कोशिश करो कि कोई आपके पैर से चींटी। तो ये चैतन्यता हमारे अंदर आनी चाहिए। ये दूसरे की ओर उंगली उठाने के बजाय स्वतः अपने लिए भी कुछ मुनाकिब करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि समअप मैं कर रहा हूँ, इसको जब मैं अंतिम चरण पे ले जा रहा हूँ तो मैं यही कहता हूँ, उधर ये कहना तो आसान है कि वो जिम्मेदार, उधर छात्र जिम्मेदार। तो आप अपनी जिम्मेदारियों का और संविधान में अधिकारों का मूल्यांकन बहुत किया। कभी कर्तव्यों का भी चिंतन करिए कि आपकी ड्यूटीज क्या है। जिस दिन हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करने लगेंगे तो बहुत सी समस्याएं और अधिकार अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप